हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स 2025 की भर्ती आ चुकी है और जिसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को। रोज़ाना रात को 9 बजे, जी हाँ, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक यहाँ पर पेपर सेट को अपलोड कर देते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके माध्यम से हम बच्चों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो बैच चल रहा है वो एक टारगेट बैच है अग्निवीर एयरफोर्स 2025 से। आज हम लोग सेट का डिस्कशन करने वाले हैं, सेट नंबर 3 का। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में इधर उधर की फालतू बातचीत नहीं करता हूँ, मैं केवल अप टू द मार्क बात करता हूँ। बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको सिनोनिम बताना है। देखिए, मर्सीफुल। अब मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा दयालु हो। कैसा व्यक्ति हो? जो दयालु हो, दयावान हो। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? क्रूर व्यक्ति हो। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? क्रूर व्यक्ति, अत्याचारी टाइप का। स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी हो काफ़ी ज़्यादा, है ना, अडामेंट हो, रिजिड हो। काइंड का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, विनम्र हृदय वाला हो। पोलाइट हो ऐसा व्यक्ति, कैसा होता है? ये पोलाइट होता है ऐसा पर्सन। ठीक है। अच्छा, ग्रेटफुल का मतलब होता है किसी का आभारी होना। ठीक है, किसी का आभारी होना। अभी हमको सिनोनिम चाहिए, तो मर्सीफुल का मतलब क्या हो जाए? मर्सीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3, काइंड, है ना, पोलाइट, फ्लेक्सिबल। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो हेयर वी हैव अ वर्ड लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? लेजी होता है। लेथार्जिक कैसा होता है? लेजी, यानी कि आलसी। अपोजिट मीनिंग बताना है। देखो, फोटो में पता चल रहा है ना कि कितना लेजी व्यक्ति है। तो अब इसका हमको अपोजिट बताना है। पहला वर्ड है हमारे पास में टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब भी क्या होता है? लेजी होता है, पेसिव होता है, डोरमेंट होता है। डल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर जैसा, डल हो, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी हो। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? काफ़ी एक्टिव, फुर्तीला व्यक्ति हो, जो हर काम को टाइम पे करता हो। नार्कोटिक का मतलब क्या होता है? शराब से जुड़ा हुआ है, यानी कि नशीला पदार्थ हो, मादक पदार्थ हो, यानी टॉक्सिक हो। अभी हमको क्या चाहिए? इसका सिनोनिम एंटोनिम बताना है बेटा। लेथार्जिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी फॉर कलकत्ता, दैट इज कॉल्ड एनर्जेटिक। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3, हेयर वी हैव अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक शब्द में आंसर करना है। वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द थिंग ऑफ द लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जीवन में डार्क साइड को देखता रहता है, हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है। तो देखिए, पहला वर्ड है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों में बिल्कुल मुक्त विचार हैं, स्वच्छंद है। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर बिना किसी के दबाव के अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। कैसा व्यक्ति होता है? निराशावादी होता है ये। ठीक है। एनार्किस्ट का मतलब होता है जहाँ पर लैक ऑफ ऑर्डर या लैक ऑफ लॉ, जहाँ पर नियम कायदे की कमी हो। एनार्किस्ट, ये आप बोल सकते हैं अराजकतावादी। क्या बोल सकते हैं? अराजकतावादी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो शासन में भरोसा नहीं रखता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है मुंह फट व्यक्ति, यानी किसी के सामने भी कुछ भी बोल देगा, मुंह फट व्यक्ति। ठीक है। अभी हमको आंसर चाहिए, वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ द लाइफ, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। यहीं पर ही एक वर्ड और याद कर लो बेटा। कोई अगर के लाइफ की क्या देखता है? ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ देखे। क्या देखे? ब्राइट साइड देखे। अगर डार्क साइड की जगह ब्राइट वर्ड लिखकर आने लगे तो आप वर्ड याद कर लीजिए, ऑप्टिमिस्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्लीज़ इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाले शब्द का चयन हम लोगों को करना है। तो देखिए, इसमें से जो पहला वर्ड है हमारे पास में सेलिब्रेट, इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सेलिब्रेंट, इसका भी स्पेलिंग सही है। अच्छा, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? किसी उत्सव को मनाना, सेलिब्रेट करना। वर्ड आया इसमें सेलिब्रेंट। सेलिब्रेंट के लिए एक बात वर्ड याद रखिए, अनुष्ठान करता। ये कौन होता है? ये पूजा पाठ करने का काम करता है, अनुष्ठान करता कहलाता है सेलिब्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अगला लेटर है हमारे पास में सेलिब्रेट, सेलिब्रिटी।
सेलिब्रिटी तो आप लोगों को मालूम है, जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं वो सब सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास में, जो स्पेलिंग हमारे पास में गड़बड़ दी हुई है वो दी हुई है सेलिब्रेशन की स्पेलिंग दी हुई है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका राइट स्पेलिंग आप लोग लिख के बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर तो यही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, लेकिन इसकी करेक्ट स्पेलिंग एक बार आप कॉपी में लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है वर्ड में से, इसमें से किस किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में कभी भी डबल टी नहीं आता है, तो पहली बात ये वाली स्पेलिंग गलत है, हमको सही वाली बतानी है। इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर ए आई नहीं आना चाहिए, इन दोनों को हटाकर आ जाएगा ई। वायलेशन के अंदर कभी भी बेटा यहाँ पर ई का यूज़ नहीं किया जाता है। और फाउंडेशन, फाउंडेशन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए 1 2 3 तीनों में स्पेलिंग का एरर है, हमको ढूंढनी थी ऐसा सेंटेंस जिसमें स्पेलिंग एरर ना हो। अगर बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपके रिलेटेड डाउट को कंफर्म 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करता हूँ। एक दिन के अंदर ही मैं तत्काल, कई बार तो ऐसा होता है एट द मोमेंट भी रिप्लाई कर देता हूँ बच्चों को मैं। आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट वर्ड की नाउन फॉर्म बतानी है। देखिए इसमें ईडी लगा हुआ है तो बेटा ये तो रेस्ट्रिक्टेड, ये एक वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। आईएनजी लगा है, ये भी वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। जिसमें टी आई ओ एन आ जाए, क्या आ जाए, जिसमें टी आई ओ एन आ जाए बेटा वो नाउन फॉर्म बन जाती है, तो रेस्ट्रिक्शन विल बी फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है दिए गए सेंटेंस के अंदर। देयर इज अ फ्यू वाटर इन द बाउल ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक कटोरी रखी हुई, इस कटोरी के अंदर क्या है, थोड़ा सा पानी है। तो पानी के लिए कभी भी फ्यू का यूज नहीं किया जाता है ना। वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल वैल्यू के लिए फ्यू नहीं आता, किसका यूज करना चाहिए, लिटिल का। सो आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल वाटर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आपको सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है उसको एरर आपको बतानी है। द सडन इलनेस प्रिवेंटेड हर ऑफ अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। इसमें ये जो क्वेश्चन है बेटा वो प्रपोजिशन चैप्टर से आया है, किससे आया है, प्रपोजिशन चैप्टर से आया है। प्रिवेंटेड के साथ में हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, वो होता है फ्रॉम। क्या आता है, कौन सा प्रपोजिशन आता है, फ्रॉम प्रपोजिशन आता है। मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, समझ में तो आ रहा है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, और आप मेरे इसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा प्लीज़ दिए गए फॉर्मूले को अच्छे से स्टार कर लीजिए, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, गारंटीड इंडियन एयरफोर्स में ये टकराता ही टकराता है। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 1 मार्क्स माइनस कर रहे हैं अपने एग्जाम के अंदर। किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर गारंटीड ये टकराएगा ही, और प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी शिफ्ट में ही आ जाए। अब दिया हुआ जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं फॉर्मूले को मैच कर रहा हूँ, पहले इफ आ रहा है फिर आई आ रहा है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि कलर ये यहाँ पे मिक्स हो रहा है इस पेन का। मैं कोई डिफरेंट कलर लेने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक दिस वन इज़ बेस्ट वन। अब देखेंगे यहाँ पर आई आ गया, आई हो गया सब्जेक्ट, हेड आ गया देन हमारे पास में, फिर यहाँ V3 आ गया, बुकड क्या हो गई, V3 हो गया, माई फ्लाइट टिकट्स ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट, कॉमा आ रहा है बीच में, कॉमा आ रहा है, आई ये सब्जेक्ट हो गया, वुड आ रहा है, लेकिन वुड के बाद में हैव नहीं आ रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यही एरर है। हमको क्या करना है, इसमें केवल एरर फाइंड आउट करनी थी, कौन से वाली किस जगह पर है। ये वुड हैव यहाँ पे सेव्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वुड हैव, वुड तो लगा ही हुआ है, हैव, और हैव में क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे, हैव सेव्ड करना पड़ेगा। आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ूँ आगे की तरफ, चलिए अगला जो सेंटेंस है उसको बोला जाता है जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड ऑर्डर कह लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कह लीजिए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कह लीजिए, PQRS कह लीजिए, ABCD कह लीजिए, या स्टोरी अरेंजमेंट कह लीजिए। इतने सारे इसके नाम होते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है अगर बच्चे को ट्रिक पता हो।
ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो उसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। तो हमारा एक ही काम है सब्जेक्ट को ढूंढना। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ और, आप ऑप्शन को ज़रूर देखा करें। जैसे बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, सेंटेंस डी से शुरू हो रहा है, सेंटेंस डी से शुरू हो रहा है, तो यानी कि या तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, बी से होगा या डी से शुरू होगा। तो अगर करेंगे हम लोग सेंटेंस को शुरू से, नॉट एवरीबडी कैन प्रिंट, तो देखिए नॉट से कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या, नहीं होता। ज़्यादातर नॉट से सेंटेंस शुरू नहीं होता। तो बी वाले पार्ट से तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बेटा एक सब्जेक्ट है और उसके बाद में वर्ब आ रही है इज। कन्वर्सेशन इज अ फाइन आर्ट, ठीक है। अब फाइन आर्ट है कन्वर्सेशन, पहले सब्जेक्ट आता है, पहले नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। अब इट के बाद इसके लिए कन्वर्सेशन के लिए हम किस सब्जेक्ट का यूज करेंगे बेटा, प्रोनाउन का यूज, किसका यूज करेंगे, इट का। इट इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट। कन्वर्सेशन एक कला है, और ये कला कैसी है, जिसके अंदर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो डी के बाद में क्या आना चाहिए, ए। अब ए के बाद में क्या आएगा, बी। नॉट एवरीबडी कैन पेंट और प्ले म्यूजिक, हर कोई ड्राइंग नहीं कर सकता है, हर कोई म्यूजिक नहीं बजा सकता है, बट ऑलमोस्ट एवरी वन कैन टॉक, लेकिन हर कोई इसके बारे में बात करता है। दस इट्स फॉर द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू द ग्रेटेस्ट नंबर, इसलिए ये क्या करता है, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सुख देता है। सो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर, DABC। ये पूरा स्टोरी अरेंजमेंट में आया। देखो बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, आपका समय बचा रहे हैं, कम समय में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको इनक्रेज करते हैं इस तरह के और वीडियोज़ बनाने के लिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शी की जगह शी रहेगा, सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट दैट दैट, यहाँ तक ठीक है। आई बेटा सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट के रूप में कौन है, शी है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में शी आना चाहिए। यहाँ आई ही और ही वाले कंसेप्ट तो गए, इसका मतलब यहाँ पे शी आ गया। अब एक ज़रूरी चीज़ ये आ रही है, सेकेंड फॉर्म। डायरेक्ट नरेशन में जब हमारे पास में सेकंड फॉर्म होती है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आपको हैड प्लस V3 का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए बेटा, हैड प्लस V3 का। यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज़, तो ऑप्शन नंबर 4 तो गलत है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बताना है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है बेटा। आई एम ईटिंग मैंगोज, प्लीज़ पेन एंड पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। फॉर्मूला बनाइए जल्दी कॉपी के अंदर। ये आप लोग आलस करते हो ना कि मेरे को तो सब आता है, मैं तो कर लूँगा, मेरे को तो याद है सर, ये गड़बड़ कर देता है बेटा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए ना, तब तक अपने आप को एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करें। ये नहीं सोचें ओवर कॉन्फिडेंस में मैं तो कर लूँगा। बेटा अच्छे अच्छे रो रहे हैं, है ना, जो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे आज वो सिर पटक रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ओवर स्मार्ट समझ रहे थे अपने आप को। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इज एम आर के साथ में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। पेसिव ऑर्डर में क्या चाहिए, इज एम आर के साथ में बीइंग चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ढूंढना शुरू करो इज एम आर के साथ में बीइंग कहाँ कहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ आर ईटन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन तो गया। हैव बीन आ रहा है, ये भी ऑप्शन गया। अब देखिए मैंगोज इज आ रहा है, क्या आ रहा है, मैंगोज इज बीइंग ईटन। यहाँ पर मैंगोज आर बीइंग ईटन आ रहा है, इज एम आर तो आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट को भी देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ मैंगोज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब तो आएगी ही नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है हमको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा अगर हम लोग देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एक पिक्चर में पता चल रहा है। देखिए मैनी अ सोल्जर डैश किल्ड इन द वार, कई सारे योद्धा क्या किए हैं, युद्ध में मारे गए हैं। तो अब आपको क्या देखना है, मैनी अ सोल्जर। एक फॉर्मूला याद रखिए, मैनी के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल नंबर आए तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 याद रखिए, मैनी के बाद में ए या फिर एन का यूज़ किया जाता है और सिंगुलर काउंटेबल नंबर आता है तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। यानी मैनी के बाद में ए और एन आ गया तो सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा।
मैनी के बाद में ए आ रहा है, सोल्जर सिंगुलर काउंटेबल नंबर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हैव नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 वाज। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर टू यू? बेटा समझ में आ रहा है? अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके रिलेटेड डाउट को 101% रिप्लाई करूँगा। मेरे लिए तो एक एक बच्चा कीमती है, एक एक बच्चा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेक्शन ही हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपका कमेंट, आपका रिप्लाई, आपके कमेंट, आपका रिप्लाई, आपके शेयर लाइक ही हमारे चैनल को इनक्रेज करते हैं और मुझे इनक्रेज करते हैं कि मुझे आगे और अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आना है। द ईडियम्स अ स्नेक इन द ग्रास। देखिए एक ईडियम एंड फ्रेसेस आएगा, मुहावरे और कहावत है ये। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है छिपा हुआ शत्रु, अ हिडन एनिमी, छिपा हुआ शत्रु एंड हिडन एनिमी। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 क्या बोल रहा है? ये जो क्वेश्चन है बेटा कंजंक्शन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? कंजंक्शन चैप्टर से रिलेट करता है। देखेंगे क्वेश्चन को। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। एंड डैश इट इज रेनिंग, क्यों स्कूल नहीं जा रहा? कारण क्या है उसका? जब भी किसी सेंटेंस में कारण का प्रयोग किया जाए तो कारण बताने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? बिकॉज का। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? देखिए हमने 15 तक तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ तक पूरा ग्रामर और वोकेबलरी मिक्स था। अब बेटा अनसीन पैसेज का टर्न आ रहा है। ऐसा एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मैं 1 बाय 1 लाइन को पढ़ता जाऊँगा और आप लोगों को उसका मीनिंग बताता जाऊँगा मैं। ठीक है, चलिए शुरू करें हम पैसेज को रीड करना। रीड करते हैं। मेंटल हेल्थ। देखिए एक बात समझ में आ गई कि पैसेज किस पे डिपेंड है? मेंटल हेल्थ पर है। मेंटल हेल्थ कैन अफेक्ट डेली लिविंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल हेल्थ। हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को, शारीरिक स्वास्थ्य को, रिश्तेदारी को और लिविंग, डेली लिविंग, रोजाना के रहन सहन के तरीके को प्रभावित करता है। हाउएवर, हालांकि दिस लिंक आल्सो वर्क इन द अदर डायरेक्शन। हालांकि ये क्या करता है? हमारे जो कार्य को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। फैक्टर इन पीपल्स लाइफ, interpersonal connections and the physical factor can all contribute to the mental health disruption। देखिए क्या बोला गया है कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, यानी डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? खराब हो जाती है, तो उसके जीवन के बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। वो लोगों से मिलता जुलता है, उसके जो कनेक्शंस हैं वो खराब होने लगते हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है। लुकिंग आफ्टर मेंटल हेल्थ कैन प्रिजर्व अ पर्सनस एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ। अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ को सही करता है तो वो अपनी पर्सनल एबिलिटी को भी सुधार सकता है और अपने जीवन को एंजॉय कर सकता है। डूइंग दिस, ऐसा करने से, डूइंग दिस इन्वॉल्व्स रीचिंग अ बैलेंस बिटवीन द लाइफ एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफर्ट टू अचीव साइकोलॉजिकल रिसाइलेंस। बोला गया है कि अगर अपनी मेंटल हेल्थ को सही कर लेता है तो वो अपने जीवन को सुधार सकता है और इससे वो अपने जीवन के अंदर एक बैलेंस ला सकता है, जिम्मेदारियां निभा सकता है, अपने प्रयासों को पूरा कर सकता है और एक मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। कंडीशन सच एज, देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सच एज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कैन ऑल इफेक्ट मेंटल हेल्थ। तनाव, डिप्रेशन होना, चिंताएं होना, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। डिस्टर्ब अ पर्सनस रूटीन, एक पर्सन के रूटीन को भी डिस्टर्ब करती हैं। ऑल्दो द टर्म मेंटल हेल्थ इज इन कॉमन यूज, हालांकि मेंटल हेल्थ एक कॉमन टर्म है जो यूज़ किया जाता है। मैनी कंडीशंस दैट डॉक्टर रिकॉग्नाइज एज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैव फिजिकल रूट। और कई सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें डॉक्टर ये देखता है कि कई सारे फिजियोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाती है। द WHO स्ट्रेस दैट द मेंटल हेल्थ इज मोर देन जस्ट एब्सेंस ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी। देखिए बोल रहा है कि WHO भी ये कह रहा है कि व्यक्ति के लिए मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक मेंटल डिसऑर्डर की कमी में या मेंटल, जब किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उस समय मेंटल हेल्थ का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। पीक मेंटल हेल्थ इज अबाउट नॉट ओनली अवॉइडिंग द एक्टिविटी कंडीशंस,
बट आल्सो एक्टिव कंडीशन बट आल्सो लुकिंग फॉर ऑन गोइंग वेलनेस एंड हैप्पीनेस। देखिए, एक स्वस्थ मन का जो केंद्र होता है वो ना केवल बुरी चीज़ों को अवॉइड करना नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में खुशियाँ ढूंढना भी होता है, स्वास्थ्य ढूंढना भी होता है। दे आल्सो एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव देना। दे आल्सो एम्फेसाइज दैट द प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग मेंटल हेल्थ इज क्रूशल ऑन द इंडिविजुअल बेसिस एज वेल एज थ्रू आउट डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी द वर्ल्ड ओवर। बोला गया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये केवल ना केवल इंडिविजुअल प्रति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि ये हमारे समाज पे भी डिपेंड करता है और पूरे संसार पे भी डिपेंड करता है। इन द यूनाइटेड स्टेट में द नेशनल अलियांस ऑफ मेंटल इलनेस एस्टिमेट दैट ऑलमोस्ट 1 in 5 एडल्ट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। 5 में से 1 व्यक्ति को मेंटल प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। ईच ईयर, हर साल होती है। इन 2017 एन एस्टिमेट ऑफ द 11.2 मिलियन adults in US or about 4.5 of adults have severely psychological conditions and according to the National Institute of Mental Health। देखिए, इतना ज़्यादा ग्राफ बढ़ गया बेटा, 11.2 मिलियन जो हैं युवा लोग परेशान हैं यूएस के अंदर मेंटल हेल्थ से। और या फिर ये कहें कि 4.5% युवा जो है परेशान है, 100 में से 4.5% लोग क्या हैं, मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है। और मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट एग्जाम की जो बंदा तैयारी कर रहा है वो बंदा जरूर स्ट्रेस में है कहीं ना कहीं पे, जो भी कर रहा है। सबसे बड़ा एक यही टेंशन बना हुआ है, असफलता नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसरप्शंस। इसमें एक वर्ड आ रहा है डिसरप्शन, जिसका मीनिंग क्या होता है। डिसरप्शन का मीनिंग होता है बेटा डिस्टरबेंस, जीवन में जो डिस्टरबेंस होते हैं, तनाव होते हैं, ठीक है। हर्डल का मतलब होता है रुकावटें, ये नहीं होगा। इग्नोरेंस का मतलब अनदेखा करना, ये नहीं होगा। नॉन इंटरफेरेंस, किसी के मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना। डिस्टरबेंस यानी परेशानियां, तनाव। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 17 पर आते हैं। 17 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ द फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द मेंटल हेल्थ डिसरप्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो मेंटल हेल्थ डिसरप्शन को दर्शाता है, किसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ को डिसरप्शन होती है, किस तरीके से हमारा जो दिमाग क्या ख़राब होने लगता है और क्या क्या कारण है उसके। देखिए, फैक्टर पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन का तरीका, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंटरपर्सनल कनेक्शन, ये भी कर सकता है। फिजिकल फैक्टर, ये भी कर सकता है। ये तीनों ही फैक्टर हमको पॉइंट नंबर 1 में मिल रहे हैं। फैक्टर्स इन पीपल्स लाइफ, इंटरपर्सनल कनेक्शंस एंड फिजिकल फैक्टर कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू द मेंटल हेल्थ डिसरप्शंस। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 18 पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH, हाउ मैनी एडल्ट्स इन USA वर एस्टीम टू हैव अ सीवर साइकोलॉजी। तो देखिए भैया, अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बैक में जाएंगे और यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेंगे। डेटा कलेक्ट करेंगे, आपको कैसा डेटा मिलेगा देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसमें हमारे पास में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है वो, US के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर 11.2 मिलियन एडल्ट्स हैं, ठीक है, और अबाउट 4.5 ऑफ एडल्ट्स जो दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो अब इसको आपको यही बताना है। यहाँ पे देखिए 12.2 आ रहा है, ये गलत है, आंसर आपका नहीं होगा 12.2, ठीक है। दूसरा 10 मिलियंस आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है 11.2, चलिए इसको होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे 11.5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। इस बार पैसेज थोड़ा आसान आया था, हालांकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए तो आसान होगा, लेकिन कई बच्चों के लिए कठिन था। लेकिन बेटा मैं बता दूँ, ये पैसेज टफ नहीं है, ये एक एवरेज पैसेज आया है। लाइन से लाइन मिला के भी ढूंढोगे तो आपके 3 से 4 आंसर टिक हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अब अगला वर्ड है हमारे पास में डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस के लिए क्या मतलब होता है समझिए। डिस्ट्रेस का मतलब होता है बेटा तनाव हो, कोई संकट आ जाए किसी के जीवन में, ठीक है। फिर वर्ड है हमारे पास में एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, उत्तेजित करना, क्या करना, किसी को भड़काना, यानी कि प्रोवोक कर देना, भड़काना, प्रोवोक, इंसाइट, इंस्टिगेट। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, भड़काने के लिए आते हैं। रिलीव का मतलब होता है किसी को रिलैक्स कर देना, ठीक है। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, ठीक है।
और टेंशन का मतलब सभी को मालूम है स्ट्रेस यानी कि तनाव होता है। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा है बच्चा काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो वो तनाव में है। तो अभी क्या बनाना है, संकट। संकट का उल्टा क्या हो जाएगा, रिलीव यानी कि रिलैक्स। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया है। मैं थोड़ा सा बच्चों को याद दिला दूं बेटा। रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एक पेपर सेट लेकर आते हैं, जिस पेपर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेट देख लीजिए, 13 अक्टूबर 2023 का पेपर है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जैसा एग्जाम में आया था वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है आपके पास में। अगर आप मेरी सीरीज़ को भी लगा लेते हैं, ये सीरीज़ करीब 30 से 40 सेट तक जाएगी, इसको भी लगा लेते हैं तो भी आपका इंग्लिश में उद्धार हो जाएगा। 20 में से अगर बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो 15 आ जाएंगे आपके, और इंटेलिजेंट हो तो 20 में से 20 या आप 19 भी ला सकते हैं। लाए हैं कई बच्चों ने, हमारी एकेडमी से 2 बार टॉपर निकले हैं 20 आउट ऑफ 20 इंग्लिश के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज लुकिंग आफ्टर द मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व। देखिए मेंटल हेल्थ के लिए, सुधारने के लिए हमको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए भैया, तो वो ध्यान रखेंगे हम लोग। ओनली अचीविंग साइकोलॉजिकल रिसाइलेंस, केवल क्या होता है, मानसिक शांति चाहिए, इसको होल्ड करके रख सकते हैं। सोलोली फोकस ऑन द लाइफ एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें क्या करना चाहिए कि केवल अपने जीवन की एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही ध्यान देना चाहिए। नहीं, इतना नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इग्नोरिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को इग्नोर करना चाहिए हमको। हाँ ये तो करना चाहिए, लेकिन अभी तीसरा वाला ऑप्शन भी एक बार पढ़ते हैं। रीचिंग अ बैलेंस बिटवीन द लाइफ एक्टिविटी, मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए कि लाइफ एक्टिविटी के अंदर क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफर्ट टू अचीव साइकोलॉजी रिसिलेंस। ये हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए तो मैं एक बार आपको फ्लैशबैक कर देता हूँ यहाँ पर। आपके पास में मैंने होमवर्क वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने होमवर्क को ज़रूर करके लेकर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, इसको घर से करके लेकर आइएगा। इसमें आपको स्पेलिंग बतानी है कि सेलिब्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है, क्या ये सही लिखी हुई है कि गलत लिखी हुई है। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।